हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय हिंद और पहलाग वट एवर यू ऑल फील कनेक्टेड विद। मैं हूं आपके साथ आपका चहीता पसंदीदा अरविंद यानी कि अरुण। दोस्तों अक्सर आपने इंटरव्यूज में पॉडकास्ट में हमेशा सेलिब्रिटीज को देखा होगा, सीएम को देखा होगा, पीएम को देखा होगा और कहीं ना कहीं आप उनके जीवन से प्रभावित होंगे, इंस्पायर होंगे। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि आज की वीडियो में हम एक आम व्यक्ति से बातचीत करने वाले हैं जिनका रोजगार एक ऑटो रिक्शा है और वो खुद एक ऑटो ड्राइवर है। अक्सर आपने प्रेरणा ली होगी सेलिब्रिटीज से, उनके जीवन से प्रभावित भी होंगे, लेकिन आम जनता कैसे आपको प्रभावित करती है, कैसे अपने जीवन को, रोजमर्रा की जिंदगी को चलाते हैं, उसी पर हम आज पूरी बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच बियर भाई साहब फॉर गिविंग सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी और आशा करता हूं कि आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो आइए स्वागत करते हैं हम गोविंद जी का, जो कि एक ऑटो रिक्शा चालक हैं और रामनगर में अपने ऑटो रिक्शा को चलाते हैं। तो मिलकर स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया हैं आप? आप वैसे कंटेंट वगैरह देखते हैं, पॉडकास्ट वगैरह? हाँ, कभी देख लेते हैं, कभी कभार बच्चों के साथ कभी देख लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, अच्छा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आपसे यही प्रश्न करूंगा, यही क्वेश्चन करूंगा कि आप अपने थोड़ा जीवन के बारे में बताइए। जीवन के हमारा तो जीवन यही संघर्ष होता है। सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक हम ऑटो चलाते रहते हैं, उसी में पूरी जिंदगी कटती है हमारी और कोई ज्यादा सपने भी नहीं होते, बस रोजी रोटी चलती रहे। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, जवानी के दिनों में जब आप जवान हुआ करते थे, अभी भी आप जवान ही दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका उस टाइम पे जीवन कैसा था? आपने कौन सी कक्षा, क्या आप कौन से स्टडीज करी और किस तरह से फिर आप इस जीवन में आए? मैंने दरअसल 10th तक पढ़ाई करी है। 1976 में मेरा जन्म हुआ था। अच्छा। तो पहले तो हम बड़ी मस्तियां करते थे, जिम्मेदारियां नहीं थी। फिर शादी हुई 1999 में, फिर बच्चे हो गए तो जिम्मेदारी आई। फिर अभी कोरोना काल तक मेरे पास टैक्सी का कारोबार था। उसके बाद जब काम नहीं चला उस टाइम पर, तो फिर मैंने ऑटो ले लिया था। अब ऑटो में आगे पता चला कि संघर्ष बहुत ज्यादा है। सुबह रात को भी 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक हम जाते हैं अगर फोन आते हैं तो, क्योंकि रामनगर कुछ छोटा शहर है, जो चंद लोग होते हैं उन्हीं से अपना गुजारा हमें चलाना होता है। ऐसा नहीं कि बड़े शहरों की तरह यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है और लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे इतना नहीं होता। लोग अक्सर पैदल जाते हैं। सीजनल है हम लोगों का काम, सीजन पे डिपेंड होते हैं। गर्मियों का सीजन आता है 2 महीने का, उसी में जो जितनी मेहनत कर सकता है उतना 2-4 पैसा बचा लेता है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं होता है। मजदूरी ना करके इस तरीके से अपना कारोबार हो गया भाई, ये है, इसी में हम खुश हैं। ये ऑटो रिक्शा आपका खुद का है? हाँ, खुद ही आप इसके मालिक? हाँ। अब मैं आपको थोड़ी एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ। अगर हम दिल्ली बॉम्बे की बात करें तो वहाँ जनता है, वहाँ बहुत सारे रूट्स हैं, लोगों को छोटी छोटी बातों में रिक्शा लेना पड़ता है, तो वहाँ कारोबार भी है। लेकिन दोस्तों अभी जो हम ये शूट कर रहे हैं कॉर्बेट सिटी रामनगर में कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही छोटा सा शहर है, उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ ना कि इतनी जनता है, ना जितने रूट्स हैं, और लोग पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पहाड़ के लोग हैं। तो किस तरह की परेशानियां आती हैं और अमूमन आप दिन का कितना कमा लेते हैं? परेशानियां यही है, अभी सीजन में तो होता है कि जो जितनी मेहनत करेगा उतना कमा लेता है। हम सुबह 4 बजे आते हैं तो शाम तक काम करके थक जाते हैं। लेकिन आजकल ये होता है कि हम आते हैं और पूरा दिन कभी 200, कभी 300, कभी 500 रुपया काम हो गया तो हम उसी में खुश रहते हैं। सीजन में तो होता है ठीक ठाक काम रहता है, क्योंकि ब्याह शादियों का सीजन रहता है, होटलों में भी काम चलता है। लेकिन ऑफ सीजन अभी काला महीना लगाओ तो इस टाइम पे यहाँ पे कोई काम नहीं होता। हम घर से निकल के आते हैं और लखनपुर अपने स्टैंड पर खड़े होके शाम को कभी होता है कि 200 रुपये लेके भी हमें घर जाना पड़ता है। तो उसमें बड़ी समस्या आती है। अब जिस आदमी के अंदर अगर थोड़ी परेशानी है, कोई दवाइयाँ भी लेनी है, तो उस टाइम हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि फिर सर दर्द की एक गोली से काम चला रहा हो, डॉक्टर के पास ना जाते। तो बच्चों को इसमें बड़ी समस्या, हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, खर्चे नहीं हो पाता पूरा, लेकिन क्या करें, छोटे शहर से तो इसमें गुजारा करना है। अभी आपने एक शब्द यूज करा, काला महीना। तो ये जनता बहुत वाइड है, इसमें बिहार का व्यक्ति भी देख रहा होगा, बम्बई का व्यक्ति भी देख रहा होगा, तो आप थोड़ा काला महीने के बारे में बता सकते हैं? ये काला महीना हमारे यहाँ दरअसल 15 दिसंबर से 15 जून तक काला महीना होता है। ये पूस का महीना, इसमें कोई शादी वादी नहीं होती है, तो शुभ कार्य कोई नहीं होता है, तो इसलिए इसको काला महीना माना जाता है। जैसे यहाँ पे भूत ऊत का जो वो चला हुआ है, तो वो भूत पूजना ये करना इस टाइम पे इस काले महीने में होता है। यानी कि किसी को अगर ऊपर कोई साया है, कोई आत्मा है, वो इस टाइम उससे मुक्ति दी जाती है। नदियों में इधर सब वो पूजा होती है, तो जो लोग इस काम को करते हैं तो वही काम रहता है। बाकी यहाँ पे इस टाइम वैसा शुभ कार्य नहीं होता, तो हम लोग भी बेरोजगार से ही हैं, बस घर से निकल के आते हैं तैयार होके, उसके बाद शाम को वैसे घर को जाना है, बाकी कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मार्केट में रहते ज्यादा आजकल, और मौसम ठंडा है तो लोग पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं। पहाड़ के लोग हैं तो मेहनती तो होते ही है, इसलिए पैदल चले जाते हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं ऑटो की, गर्मियों में तो बहुत दौड़ भाग है, इसलिए ऑटो की जरूरत होती है। आजकल उन्हें ऐसा कुछ है नहीं कि अपना मौसम बढ़िया तो पैदल चल दो, किलोमीटरों पैदल चले जाते हैं। हम रामनगर छोटा सा मार्केट है, कोई बहुत दूर नहीं होता कि हमें कहीं दूर जाना है, और जल्दी किसी को है नहीं,
हर आदमी हमारी तरह आजकल फ्री है तो वो भी आराम करते रहते हैं, हम लोग तो आराम से घूमते फिरते जाते हैं, इसलिए हमें आजकल ज्यादा दिक्कत होती है। ये जो काला महीना आता है या ऑफ सीजन जो आती है बरसात में, उस टाइम पे बहुत हम लोगों को दिक्कत होती है। सीजन में थोड़ा ठीक चल जाता है, बाकी तो ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको वापस अपने बैकग्राउंड, आपके बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। अभी आपने बोला आपके बच्चे हैं, तो थोड़ा आप अपनी वाइफ के बारे में, कितने बच्चे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं और किस तरह से उनकी पढ़ाई अभी चल रही है, जारी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। बेटी बड़ी वाली है, उसका अभी उसने एमकॉम किया है, एमकॉम फाइनल हो गया है और जनवरी में उसकी शादी है। और बेटा मेरा पुणे में है, उसने बार टेंडिंग का कोर्स कर रहा है, अभी ट्रेनिंग चल रही है उसकी। और छोटी लड़की जो मेरी है उसका बीए फाइनल है इस बार। और वाइफ तो घर में है ही, हाउस वाइफ है, कोई ऐसी वो नहीं है। आपने मैं चाहता हूं कि जनता जाने, आप एक ऑटो रिक्शा चालक है, आप अपने परिस्थिति के बारे में बताएं, लेकिन साथ में आपने एक बात बहुत अच्छी जोड़ी दोस्तों की इनकी 2 बिटियां हैं और दोनों अच्छी खासी पढ़ रही हैं। तो आज के जैसा समाज सोचता है कि हमारे पास पैसे नहीं, वहीं आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं लोगों को। मैसेज क्या था, मैं तो ये सोचता हूँ कि बेटा बेटी में फर्क ना करके बच्चों को शिक्षा मिले तो बच्चा कुछ भी कर सकता है कभी भी। अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो जब भी उसे अवसर मिलेगा तो कर लेगा, नहीं पढ़ा होगा तो अवसर मिलने पर भी गंवा देगा अवसर को, और क्या हो सकता है। तो यानी कि आप समानता में देखते हैं बेटा और बेटी को। बिल्कुल 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 समान है तुम। तो आप लोगों को जब उनको पढ़ाने के लिए उनके खर्चे भी भेजने पड़ते होंगे, अपना घर भी खर्च चलाना पड़ता है, तो सब चलता है? चलता है, मजबूरियां कुछ इधर से सब सेटिंग करनी पड़ती है, इधर उधर से व्यवस्था करके कभी देना है, सीजन में कमाना तो वापस करना है। लेकिन हम अगर किससे कर्जा भी लेते हैं तो उसके लिए सीजन का इंतजार करना होता है। हम पहले ही बोल देते हैं 6 महीने बाद देंगे, ऐसा नहीं कि आज ले लिया तनख्वाह आने पर दे देंगे। तनख्वाह का तो है ही नहीं, अपना काम है। तो जो कमाना हमने कम कमाया तो भी खुशी का उसी में खुश रहना है, ज्यादा कमाएंगे तो भी बचाना ही है, फिर देना है। तो इसलिए हमारा जो कर्जा भी हम लेते हैं वो भी हम 6 महीने की इस शर्त पर लेते हैं कि भाई 6 महीने बाद देंगे, अगर आप हमें इतना रुक सकते हो तो दो, नहीं तो कोई बात, फिर हम कुछ और व्यवस्था देखते हैं। चलिए, अभी आपने बहुत बार आपने जिक्र करा सीजन का, तो इस सीजन के बारे में भी जान लेते हैं और सीजन में कितनी आय होती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप थोड़ा इस सीजन को समझाइए और उसमें आपकी मैक्सिमम कितना हो जाता है उसके बारे में। सीजन मतलब हमारा सीजन ये होता है कि एक तो उस टाइम पे यहाँ पर लगन बहुत होते हैं, शादियां बहुत होती कि उत्तराखंड में ज्यादा लोग गर्मियों में शादी करना पसंद करते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है उतनी, तो इसलिए गर्मियों की शादियां पसंद करते हैं। जाड़ों में खर्चा बढ़ता है। और दूसरा क्या होता है कि स्कूलों के जब पेपर खत्म हो जाते हैं, बच्चों की छुट्टी होती है, तो सारे नीचे के लोग जो घूमने वाले आते हैं कॉर्पोरेट घूमने, उससे भी हमारे व्यवसाय पे बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारे जितने भी ऑटो होते हैं, कुछ शादियों में व्यस्त हो जाते हैं, कुछ होटलों के कारोबार में व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए हमारा उस टाइम पर काम अच्छा चलता है। तो उस टाइम हमारा ये होता है कि हम 2000 तक भी कमा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1.5 महीना होता है उसमें, उसके अलावा वो चीजें नहीं होती। अब उस टाइम बाकी अपनी जो जितनी मेहनत करे उतना कमा सकता है उस टाइम पे। वो 1.5 महीना कौन कौन सा बता सकते हैं? वो ये होता है कि मई, जब 20 मई से छुट्टियां पड़ती हैं, 20 मई से 30 जून तक थोड़ा हमारा वो कमाई का दौर होता है। उस टाइम पर हम मेहनत करते हैं, लेकिन उस टाइम पर हमारी समस्या होती है कि रिश्तेदारी में शादी होती है, हमें काम छोड़ के वहां जाना पड़ता है, रिश्तेदारी भी निभानी है। अगर रिश्तेदारी निभाए तो हमारा घर कैसे चलेगा। आज हमारी कोई मदद करेगा, हम उसके घर जाएंगे तभी हमारी मदद करेगा, नहीं तो हमारी मदद भी कौन करेगा। तो थोड़ा यही हमारे लिए दिक्कत आती है, लेकिन वैसे नहीं तो सीजन का काम अगर हमेशा चले तो फिर हम भी राजा बन जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अक्सर जो ड्राइवर्स होते हैं वो परेशान होते हैं सिस्टम से, बोलते हैं कि इस चीज में टैक्स है, हर चीज में कहीं ना कहीं चालान कट जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में। तो किस तरह की परेशानियां अभी आप ट्रैफिक पुलिस से, आरटीओ विभाग से? अब इसमें तो यह है ना, जो गवर्नमेंट का या इसका एक सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, तो इसमें जो पेपर होने चाहिए हमारे तो पेपर वर्क पूरा रहता है, लेकिन मैंने देखा है जो गाड़ी वाले उनके पेपर वर्क पूरा नहीं होता तो वो चालान से बच जाते हैं, क्योंकि वो देखते हुए चलते हैं। और हमारे पेपर वर्क होने के बाद ही हमारे चालान हो जाते हैं। होता है कभी गलती से 3 की जगह 4 लोग बैठा लिए, उन्होंने पकड़ लिया, जो बच गया, पकड़ा गया तो चालान हो गया। और चालान भी काफी महंगे हैं इस टाइम पे, मतलब चालान भुगतने के लिए। अभी मैं थोड़ा टेढ़ा से आगे किसी को एक बार छोड़ने मजबूरी में गया था, उनकी जिप्सी में जा रहे थे, तो बोले वहां पे जाओ, तो मेरे को खुद को पकड़ लिया वहां पे। तो मेरा चालान उन्होंने परमिट में तो चलो किया, कोई बात नहीं भाई, मैं आउट ऑफ परमिट हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं मान गया, लेकिन मेरे डीएल पे भी चालान हो गया, बोला ये हिल में आ जाता है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं सिस्टम की कि अगर थोड़ा सा आदमी इधर उधर हो जाए तो थोड़ा समझना चाहिए, बाकी जो नियम है हम उसका उल्लंघन करेंगे तो चालान तो होगा ही, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कितने का अमूमन एक ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन करने पर आपको भरना पड़ता है? हमारा जो चालान मिनिमम 500 रुपए का हो गया, कोई सभी चालानों का 500 का। मैं अभी जब आउट ऑफ परमिट और डीएल पे भी हुआ तो 3000 मैंने जमा किया वहां पे।
जबकि सवारी है मेरी 200 रुपए की, तो 3,000 मुझे चालान देना पड़ रहा है। अब वो भी कोई रिक्वेस्ट करता है हमसे बाहर से आते कि यार हमारी जिप्सी निकल गई है, थोड़ा पता नहीं क्या उनके अंदर ऐसी गलतफहमी हो गई, आगे चले गए, शायद उन्हें ऐसा लगा दूसरी गाड़ी में चले गए, वो आगे रुके, बोला वहां चलो, अब उन्होंने पकड़ लिया मुझे, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है गलती करिए, मैंने चालान भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आप जब अपनी आय के बारे में बताया, तो इस गाड़ी का पूरा मेंटेनेंस है, फ्यूल है, पेट्रोल से जो भी चीजें हैं, इसका काम करने के बावजूद और अपने जो सारे ऑटो के खर्च निकालने के बावजूद आपके पास, मैं सोच रहा हूँ कि क्या ही बचता होगा। कुछ भी नहीं बचता है। महीने में 2-2,500 रुपए अगर बच गया तो कंजूसी करने के बाद, अगर कोई आदमी किसी के अंदर है, कोई ड्रिंक करता है, वो करता है, तो उसके लिए तो बचाना असंभव है। और जो लोग नहीं खाते पीते हैं, थोड़ा सा वो 1,000-500 रुपए अगर बचा लें, तो वो हमारा ये होता है कि बुरे वक्त के लिए वही काम आता है बस। अभी जब मेरी बेटी की शादी है, अभी मेरा खर्चे का हिसाब लगा तो बहुत खर्चा हो रहा है इस टाइम, मतलब सोच के भी ऐसा लगता है कि काम कैसे होगा, किस तरीके से करेंगे। लेकिन अब यह है कि देखते हैं कितने लोग मदद करते हैं, सारे लोग करेंगे तो हो ही जाएगा काम। लेकिन इस टाइम मतलब इस कारोबार में बच्चों की शादी करना, पढ़ाना, घर भी साथ में चलाना बहुत मुश्किल है। अगर एक आदमी घर में काम करने वाला हो तो ज्यादा दिक्कतें हैं। इसीलिए बच्चे अगर पढ़े रहेंगे तो थोड़ा अपना पढ़ लिख जाएंगे तो कारोबार करेंगे, कुछ अपना आगे को करेंगे, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं तो समझता हूँ कि बच्चे पढ़ जाए तो ज्यादा बढ़िया है, बाकी तो सब ठीक है जी। दोस्तों, सबसे पहले मैं इन्होंने जो बातें करी उसका कॉन्टेक्स्ट आपको दे दूं। अभी जहां हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, जिस शख्सियत से हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि रामनगर में यानी कि उत्तराखंड के स्टेट में एक छोटा सा शहर है, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से फेमस है। जो लग्न की बात करी, यानी कि शादी का समय, जब थोड़ा बहुत शादियां होती है, सामान ढोना होता है, इधर से उधर ले जाना होता है, तो उस पर ये जो उनका सीजनल होता है। उसके बाद इन्होंने काले महीने की बात करी। काला महीना वो ऑफ सीजन को कहा जाता है, जब कोई शादियां नहीं होती, उस टाइम पे जो है शादियां बंद होती हैं। तो अमूमन ये बात है कि उस टाइम पे सारा काम धंधा बंद होता है। सर, थोड़ा सा अभी हम और बात करेंगे। आपके बचपन में बहुत सारे शौक रहे होंगे, तो क्या क्या आप खेलते थे, किस चीज में आपकी दिलचस्पी थी? पहले तो हमारे शौक थे गिल्ली डंडा, पर ये चप्पल से ताश खेलना, ये करना, बहुत सारे गेम थे उस टाइम पर। तो होता क्या था, गेम जितने फिजिकली होते थे, आज के बच्चे तो मोबाइल से बाहर नहीं आते, तो वो उसी पर लगे रहते हैं। लेकिन हमारे टाइम में तो बहुत सारे गेम होते थे कि हम दिन भर खेलते थे, थकते नहीं थे। आज के गेम तो मोबाइलों के हो गए, तो उसमें बच्चा क्या सामाजिक नहीं रह गया, बच्चा अपना मोबाइल से है तो उसी से मतलब है। हमारे टाइम में क्या होता है कि अगर मोहल्ले में 10 घर है तो 10 घरों के बच्चे सब एक साथ खेलते थे। अब वो बात नहीं है। पहले हम काफी जंगलों में घूमना, जंगल में बेर खाना, टेंडू खाना, बेल होता है वो खाते थे। अब वो सारे फल भी गायब हो गए समय के साथ साथ। जंगलों में हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, बचपन में मछली भी मारते थे। नदी के किनारे तो हम लोग हमेशा से ही हैं, रिवर साइड में, तो अपना घर कटोरी लेके जाते थे, उसमें कपड़ा लगा के, आटा लगा के मछलियां भी पकड़ी हैं। लेकिन अब तो अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि अब कहीं जाने का मौका नहीं मिलता, पुराने दोस्त नहीं मिल पाते हैं, सब अपने जीवन में व्यस्त हैं। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी बात, जब हम जवान होते हैं, यंगस्टर होते हैं, तो प्यार मोहब्बत वाली बातें भी होती हैं, हम किसी से प्यार भी हो जाता है। आपको अपने, जब आप जवान थे, कभी आपको इश्क हुआ? इश्क तो नहीं हुआ। दरअसल हम पहले से ग्राउंड पे, बैकग्राउंड जो हमारा कमजोरी रहा था, मेहनत मजदूरी पापा मम्मी भी वही करते थे, तो ज्यादा ऐसे तो नहीं रहा। लेकिन सपने तो होते ही हैं हर आदमी के, जवानी की जब उम्र होती है कि कोई ऐसी मिल जाए जिसके साथ अपनी बातें शेयर करे। अच्छा, कोई थी स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में जो आपको पसंद थी? हाँ थी। थोड़ा आप उसके बिना नाम लिए और बिना कुछ बताए, आप बस उस दौर के बारे में थोड़ी सी कहानी जैसी बताएं। नहीं, अब रहते तो हम साथ ही थे, लेकिन उस टाइम पे बोल नहीं पाते थे एक दूसरे, लेकिन भावनाएं समझते थे। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो ऐसा कभी हमने इजहार नहीं किया एक दूसरे से, रहे साथ में, हंसी मजाक भी होती थी। सारे दोस्तों को ही पता रहता था भाई इनका आपस में कुछ है। अब वो है या नहीं है वो अलग बात है। तो साथ रहते थे, लेकिन फिर बाद में उनकी शादी अपनी जगह हो गई, मेरी शादी अपनी हो गई, तो हम अपने अपनी फैमिली में व्यस्त हो गए। तो अभी आपको आज की जनरेशन से थोड़ा बहुत चिढ़ नहीं होती कि आजकल मोबाइल चल गए हैं, मिलना चल चुका है, सब कुछ आसान हो चुका है, अगर आपको अपने प्यार का इजहार करना है तो एकदम से कर सकते हैं, मोबाइल में बोल सकते हैं, तो उस वक्त आपको मौका नहीं मिला? नहीं, मौका नहीं, मुझे तो लगता है हमारा वाला जीवन ज्यादा बढ़िया था। आज का जीवन दिखावटी हो गया। तब क्या था कि नेचुरल आदमी जीता था, तो मन में कोई द्वेष नहीं होता था किसी के लिए। आज का जीवन थोड़ा दिखावटी हो गया है। आदमी मेरे सामने मेरे मन की बात बोलेगा, दूसरे सामने दूसरे के मन बोलेगा। लेकिन तब उस टाइम अगर आदमी किससे नहीं बोल रहा तो नहीं बोलेगा, कोई मतलब नहीं, मन में कोई दोष नहीं होता था। आज क्या है, आज का जीवन है अच्छा, क्योंकि बच्चों को सब कुछ मिल जाता है, हमें नहीं मिलता था। भरपेट खाना, शादी कहीं होती थी तो हम भागते थे वहां, और आज सब कुछ घर में तो आदमी हजम नहीं कर पा रहा है। खाना सब मिल रहा है, लेकिन हमारे दौर में क्या था कि भरपेट हमें खाना भी नहीं मिलता था।
अगर कहीं शादी होती तो हम लोग सारे खुश हो जाते कि आज भरपेट खाएंगे और बढ़िया खाएंगे। पहले जो त्योहार होते थे हम लोगों के पहाड़ के, वो यही होते थे कि जब महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक त्योहार आता था तो हलवा पूरी खाते थे। आज सारे लोग सक्षम है, सबके पास पैसा भी है, तो सब जब मर्जी खाएं। लेकिन आज डॉक्टर मना करते रहे, भाई हमारी एज तो ये होगी, डॉक्टर कह रहा है ये मत खाना वो मत खाना, तो आप इसलिए लगता है पुराने दिन ही बढ़िया थे। वही जीवन में आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे आपकी जैसी उम्र है, आप बहुत फिट लगते हैं। कुछ आप एक्सरसाइज, कसरत या कुछ ऐसी चीजें अपनाते जीवन में? कसरत क्या, मजदूर आदमी के लिए कसरत की जरूरत ही नहीं। हम दिन भर ऐसे घूमते रहते हैं, इतना घूम लेते हैं कि वही का एक्सरसाइज हो जाती है। अब अभी मेरी 50 हो गई है, लेकिन अपने आप को मैं अभी स्वस्थ समझता हूँ। अगर शरीर में कोई बीमारी ना हो और आदमी ऐप ना करे तो ज्यादा फिट रहता है। अभी आप कुछ भी किसी भी प्रकार का आपको ऐप नहीं? नहीं, कभी शौकिया तो करते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब लत नहीं है कह सकते हैं। बाकी सब ऐसा नहीं है, मतलब स्मोकिंग या इस टाइप का तो नहीं है। लेकिन जैसे कभी पार्टी वार्टी में ड्रिंक व्रिंक हल्का फुल्का कर लेते हैं, 1-2 पैग मार लिए, ज्यादा वैसा नहीं है कि रोज चाहिए या नशे में टल्ली हो गया आ रहे हैं। ड्राइवरों वाली की जो इमेज होती है ड्राइवर की कि सब पी के आते हैं, लेकिन ड्राइवर कुछ ऐसे जो छूते भी नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो दूसरा आदमी ये कहता है शराब पी के चला रहा होगा तभी एक्सीडेंट हुआ है, जबकि शराब पी के चलाने वाला एक्सीडेंट कम करता है, वो सतर्क होकर चलता है। लेकिन उसको ये ड्राइवरी का पेशा ऐसा है, इसमें आदमी बदनाम ज्यादा होता है कि ड्राइवर है तो इसकी कोई इज्जत नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है इस काम में। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहूंगा आपकी जवानी वाले दिनों में। अभी आपको जिनसे भी आपका कनेक्शन था, कभी याद आती हूँ? हाँ, मुलाकात भी होती है हमारी, याद क्या है, मुलाकात भी होती है। हम तो पुरानी आप बातें भी नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ कि अपनी अपनी गृहस्थी में अगर खुश हैं तो ये नहीं सोचते कि किसी गलत फहमी की वजह से परिवारों में दूरियां बढ़े। बाकी मुलाकात होती है, व्हाट्सएप पे मैसेज होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं अभी भी। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उन चीजों को याद करें। अब वैसी सामान्य बात होती है, और भाई ठीक है, बच्चे ठीक हैं, सब बढ़िया हो रहा है, चलो बढ़िया, तुम्हारा तो बढ़िया है, मेरा भी बढ़िया हो रहा है, इस टाइप की बात होती है। अच्छा, वैसे आप ये जो बात कहने पे आप घबराए नहीं, आंटी को पता है, आपकी वाइफ को पता है इस बारे में? सब कुछ पता है। क्या बात है। कभी मैंने कोई बात छुपाई नहीं घर में। मैं तो बच्चों से भी ये कहता हूँ कि अगर किसी के दिल में किसी के प्रति भी कोई ऐसी भावना हो तो हमें बता दो। मैं कभी इसके विरोध में नहीं रहता हूँ, लेकिन जीवन साथी चुनने में थोड़ा हमको सोचना चाहिए, भाई इसका बैकग्राउंड कैसा है। ऐसा ना हो कि हम अपने प्यार में अंधे होकर किसी गलत आदमी के चंगुल में फंस जाए, जैसा होता है बहुत जगह पे, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी मैं तो बच्चों को भी ये सिखाया कि कोई चीज माँ बाप से छुपाई ना जाए, और माँ बाप से शेयर करोगे तो हो सकता है कोई गलत चीज से बच जाए, या कहीं माँ बाप गलत समझ तो बच्चे उनको समझा सकते हैं। अब छुपाने से धोखा होता है, फिर वो चीज गलत है। इसलिए हर चीज बता के सब बढ़िया रहता है, खुल के रहे आदमी का। आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे खास तौर से ये लगी कि आपने बोला कि उसका घर ना टूटे, कि अपनी बात करने से किसी के घर में कोई टूट ना आए, जो कि आजकल के जनरेशन में होता दिख रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा कुछ कहना चाहिए? वो तो गलत चीज है ना। अगर हमें किसी के साथ रहना है, अगर नहीं निभा पा रहे हैं तो उस चीज को खत्म कर दो। वो नहीं होना चाहिए। भाई हमारी वजह से हम, ठीक है, अगर हमारे किसी के बीच में प्यार है और हमारी वजह से कल को उनके घर में वो तकरार हो रही है, तो वो चीज तो मुझे समझ में नहीं आती, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हम स्वार्थी हैं, वो प्यार नहीं है। फिर प्यार में ये नहीं होता कि मतलब हमें कुछ पाना है। वो तो ठीक है, अगर अच्छा हो रहा है तो बढ़िया है, उसका घर बच जाए, उससे बड़ी खुशी क्या है। मैं तो समझता हूँ अगर हम किसी से प्यार करते हैं और हमें वो चीज नहीं मिली है तो दूसरी जगह खुश है, तो उसमें खुश रहना चाहिए आदमी को। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, सर की उम्र 55 बताई आपने, 50 है, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके जो चेहरे पर काफी तेज है, आप बिल्कुल 50 के लगते नहीं है, तो उसके लिए आप अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या करते हैं? और इतनी सारी परेशानियों के बाद भी, आदमी बोलते हैं ना, आदमी अपने फाइनेंशियल की तरह, जब उसका वित्तीय अच्छा नहीं होता तो वो दबता है, स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, लेकिन आपको देख के एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, और सच में मैं ऐसा कैमरे के सामने नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में एक तेज महसूस हो रहा है। तो उसके पीछे क्या कारण? नहीं, मुझे तो लगता है अगर हमारी आय कम है, उससे हम टेंशन में आएंगे तो उससे हल तो होगा नहीं कुछ भी। हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, वो समस्या का समाधान नहीं होगा कि अगर मेरे पास 50 रुपए का काम नहीं हुआ तो मुझे रात को 1 घंटा और काम करके 50 रुपए कमाने हैं। अगर मैं उससे दबाव में लूंगा या मैं परेशानी में आऊंगा कि भाई मैं कैसे करूंगा, घबरा जाऊंगा, तो वो समस्या का हल नहीं है। खुश रहना सबसे बड़ी, मुझे लगता है इंसान के अंदर खुशी में ही सुख है। अगर हम सुखी हैं और अंदर खुशी नहीं है तो बेकार है। तो वो पैसे से कुछ नहीं होता। आप प्यार से रहो, प्यार के साथ लोगों के साथ संबंध रखो तो सब खुश है, और मन में खुशी है तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसे का बहुत ज्यादा वो नहीं होता। मुझे तो कम आय में भी अभी तक कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई चीज की कोई दिक्कत हुई हो,
कोई परेशानी हो, ना मैंने कभी अपने बच्चों को आने दी। ऐसा भी समस्या नहीं है कि मेरे बच्चे कहें कि पापा हमें इसलिए मैं नहीं लेगा, चाहे मैं कहीं से भी लाया, ना मैंने उनके सामने कभी ये कहा नहीं बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब इसलिए मैं खुश रहता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपना ईमानदारी से जीना मैं चाहता हूँ, हर इंसान का वो होना चाहिए कि मुझे ईमानदारी से जीना, अपने लोगों को धोखा नहीं देना। समाज में जो आए हैं जिम्मेदारी से सारे काम करने हैं, बस इसके अलावा क्या। आपने बोला कि आप अपने बच्चों को कभी मना नहीं करते, आप जो है लेके जाते हैं। जितने भी आपको मेरे पीछे उम्र के लोग दिख रहे हैं, जितने भी ये सब लोग आने वाले समय में पिता बनेंगे, तो आपके जीवन में भी एक फेस आया होगा जहां आप एक यंग से एक पिता की ओर, तो किस तरह के आप एक एडवाइस देना चाहते हैं? एडवाइस यही देना चाहूंगा मैं कि जब बच्चा हमारे जीवन में आता है तो बड़ा उस टाइम ऐसा लगता है कुछ जीवन में एक नयापन सा आ गया, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा पहले से जो हम नहीं कर पाते हैं, और शायद आने वाले बच्चे भी नहीं कर पाएंगे उस चीज को, क्योंकि नयापन जब जीवन में आता है उसको थोड़ा संभाल के रखना होता है। खुशी तो होती है कि हमारे जीवन में कोई जुड़ा है हमसे, हमारा परिवार बड़ा है, तो इन्हें भी यही करना है आने वाली पीढ़ियों को कि अपने अगर आने उनके परिवार में जीवन में एक शख्स आता है तो उसके लिए हमें थोड़ा सहेज के कोई चीज रखी जाए उनके भविष्य के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर है। तत्काल में शायद दिक्कत आ जाए, लेकिन नहीं समझ पाता कोई भी, हम भी नहीं समझ पाए तो वो पीढ़ी भी कहाँ समझेगी, वो भी ऐसी होंगे, क्योंकि अनुभव सिखाएगा। अनुभव सब सिखा देता है। हमारे माँ बाप ने भी हमसे कहा था बेटा यहाँ मत कूदो चोट लग जाएगी, हम कूदते थे, चोट लगती थी, फिर हम सीखते थे कि हाँ सही कह रहे थे। उस टाइम थोड़ा बुरा लगता है कि हमारे माँ बाप ज्यादा टोका टाकी कर रहे हैं, लेकिन जब अनुभव होता है तो फिर सब समझ में आता है, बच्चे को भी सब सीख जाते हैं, समय सब सिखा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर करी, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी। आप आखिरी बार कुछ मैसेज जनता को देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे, मैं तो कहूँगा सबके साथ खुश रहे, खुशियां बांटो, नफरत किसी से नहीं होनी चाहिए, लड़का लड़की कोई भेदभाव नहीं, समाज में सबके साथ निभाओ, ऊंच नीच जातिवाद ये कोई चीजें नहीं होती है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो सभी लोगों को इसमें खुश रहना चाहिए, अपने लोगों के बीच खुश रहें और दूसरे को प्यार बांटे, प्यार लें, बाकी पैसे को महत्व ना दें, संबंधों को अच्छे से निभा लें, यही सीख है मेरी बस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ गोविंद जी, और इनसे हमने बहुत ही खूबसूरत बात करी, मुलाकात करी, और मैंने ये आज जीवन में सीखा, आपने चाहे सीखा या नहीं सीखा, भले ही हमारे पास पैसा बहुत कम हो, लेकिन हमें अपने जीवन में मुस्कुराहट को, खुशी को सहेज कर अपने पास रखना चाहिए, दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।